नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में रोलेक्ट एक्ट 1919 का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो सबसे पहले है रोलेक्ट एक्ट को पास ही क्यों किया गया था, क्या जरूरत पड़ी। रोलेक्ट एक्ट 1999 कनेक्शन विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो ये रोलेक्ट एक्ट 1919 है, इसका कनेक्शन किससे है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी जुलाई 1914 में। ब्रिटिशर्स बिजी इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और ब्रिटिशर्स क्या है, वो बिजी थे किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स वांटेड टू कंटेन द नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या सोच रहे थे कि भैया जो ये नेशनलिस्ट है ना, और जो ये रिवोल्यूशनरीज हैं, ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं, इनको क्या है, रोकना पड़ेगा, कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। फॉर दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट मेक ए एक्ट टू सरप्रेस। और इनको सरप्रेस करने के लिए, जो नेशनलिस्ट हैं, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं, इनको सरप्रेस करने के लिए ब्रिटिश इंडिया ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 इसको बनाया। दिस इज ए इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ। भाई कहने की बात यह है कि ब्रिटिशर्स एक वॉर टाइम इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और ऐसे टाइम में जो क्रिमिनल कह लो, टेररिस्ट कह लो, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कह लो, ये इनका तो नाम दिया गया टेररिस्ट एक्टिविटीज ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है, इनको टैकल करने के लिए उन्होंने कुछ हार्श जो तरीके थे वो अपनाए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को लागू किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से वर्ल्ड वॉर के एंड होने के 6 महीने बाद तक। मतलब जो ये एक्ट है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई तब से लागू किया, और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 6 महीने तक, 6 महीने बाद भी इसको लागू रखा। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड से, उसके बाद 6 महीने बाद तक इसको क्या है, लागू रखा। और भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया कब, नवंबर 1918 को। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 वॉज टू रिमेन इन फोर्स फॉर अनदर 6 मंथ। अब भैया यहाँ पे क्या है कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 था, वो सिर्फ लागू रहना था कब तक, वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद। उसके बाद भी 6 महीने तक ही वो लागू रहेगा, ये ब्रिटिशर्स को पता था। बट ब्रिटिशर्स वर फियरफुल ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। और जो ये ब्रिटिशर्स थे, इनको चिंता थी कि ये एक्ट हटने के बाद, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ये 6 महीने के बाद हट जाएगा, इंडिया के जो नेशनलिस्ट हैं, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। सो दे सेटअप ए कमिटी, और इन्होंने एक कमिटी सेटअप की अंडर द सिडनी रोलेक्ट टू पुट फोर्थ सम प्लान। तो भाई यहाँ पे क्या किया गया कि सर सिडनी रोलेक्ट के अंडर में एक कमेटी बनाई गई, जिसका काम था इंडिया में पॉलिटिकल जो टेररिज्म है उसको इवेलुएट करना, स्पेशली पंजाब और बंगाल में। और दूसरा, इस कमेटी का क्या काम था, जर्मन गवर्नमेंट और रशियन के जो लिंक है इन नेशनलिस्ट के साथ में, इनको ढूंढे, और साथ साथ अपने रिकमेंडेशन भी दे कि इंडियन पॉलिटिकल टेररिज्म को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंडियंस और जर्मन गवर्नमेंट के लिंक को स्टैब्लिश कर दिया। रोलेक्ट कमेटी, इस कमेटी ने सजेस्ट किया, अब जो ये इन्होंने रिपोर्ट देनी थी, इसमें इन्होंने सजेस्ट किया टू एक्सटेंड द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट फॉर द इनडेफिनेट पीरियड। अब हुआ क्या कि भैया इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंडियंस और जर्मन गवर्नमेंट के जो लिंक थे ना, वो दिखा दी पेपर पे कि भैया इनके लिंक हैं एक दूसरे के साथ में, वो स्टैब्लिश कर दिए। कहाँ पे, इनकी रिपोर्ट में। और मिलिटेंट नेशनलिज्म को कंट्रोल करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने रिकमेंड कर दिया। और जो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इसको जब एक्सटेंड किया गया इनडेफिनेट पीरियड के लिए, तो इसी को क्या बोला गया, रोलेक्ट एक्ट 1919। सो द इनडेफिनेट एक्सटेंशन, जो ये एक्सटेंशन हुआ था, जो आगे बढ़ाया गया था इनडेफिनेट पीरियड के लिए, इसी एक्सटेंशन को ही, इसी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के एक्सटेंशन को ही क्या बोला गया, रोलेक्ट एक्ट 1919। रोलेक्ट एक्ट इज ऑफिशियली नोन एज एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। और रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके टाइम पे आया, लॉर्ड, मैं लिख देता हूं भैया, लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे आया, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद है भाई, क्या ऑब्जेक्टिव थे रोलेक्ट एक्ट 1919 के, टू एम द एनफोर्सिंग दिस एक्ट वॉज टू अबॉलिश रिवोल्ट एंड अनरूट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम
इंडिया। भाई रोल एक्ट का उद्देश्य था ब्रिटिशर्स के खिलाफ किसी भी तरह की जो कॉन्स्पिरेसी है, कोई भी साजिश की जा रही है, उस साजिश को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। उसके बाद है भाई रोल एक्ट में किस तरह के प्रोविजन थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को किस तरह की पावर दी गई थी। इट एम्पावर्ड द पुलिस टू सर्च ए प्लेस विदाउट ए वारंट। भाई मतलब ये था कि पुलिस को पावर दे दी गई थी किसी के भी घर में जाके किसी भी टाइम पे क्या है छापे मारना, सर्च करना कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, छोटी मोटी कोई चीज़ मिल गई, लाइक इनकलाब जिंदाबाद का कोई पोस्टर मिल गया, ठीक है, उस चीज़ को लेके भी पुलिस क्या है एक्शन ले सकती थी। ये पावर इनको दे दी गई थी। दिस एक्ट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years विदाउट ट्रायल एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म। भाई दूसरी पावर ये दे दी कि शक के आधार पर, मान लो किसी के ऊपर शक है तो उन लोगों को उठा के जेल में डाल सकते थे। मैक्सिमम कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। भैया उनको कोई भी मतलब जरूरी नहीं है कि कोर्ट केस चलेगा, नहीं, सीधा उठा के जेल में डाल दिया 2 साल के लिए। दिस एक्ट प्रोवाइड स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस बाय ए स्पेशल सेल दैट कंसिस्टेड ऑफ 3 हाई कोर्ट जज। देयर वॉज नो कोर्ट ऑफ अपील अबव दैट पैनल। भाई स्पेशल जो कोर्ट है वो बनाए गए थे रोल एक्ट से रिलेटेड जो मसले हैं, जो केस आते हैं, उनको सोल्व करने के लिए, जहां पे तुरंत फैसले लिए जाते थे। और एक बार अगर आप गिल्टी मान लिए गए, एक बार अगर आप दोषी साबित हो गए, तो इसके लिए आप कहीं पे अपील नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए आप दूसरी जगह पे भाई जो सीनियर कोर्ट है या दूसरा जो कोर्ट है उसमें भाई अपील करो कि भैया मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है, तो उसके पास ये ऑप्शन छीन लिया गया था। ये इस प्रोविजन में थे कि भैया एक बार आप इस पैनल ने, ये जो कोर्ट का जो पैनल है, 3 जो जज हैं, इस बेंच ने अगर भैया आपको दोषी मान लिया तो आपको कोई राइट नहीं है अपील करने का। देयर वॉज नो कोर्ट ऑफ अपील अबव दी पैनल, मतलब कोई इस पैनल से ऊपर आपको कहीं पे जाके अपील आप कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात तो ये है। उसके बाद देयर वॉज ए बैन ऑफ पब्लिक गैदरिंग ऑफ एनी कल्चरल एंड रिलीजियस सोर्ट। भाई लोगों को इकट्ठा होने की जो पाबंदी थी, कोई फेस्टिवल हो, कोई मेला हो, तो भैया पब्लिक जो गैदरिंग है वो नहीं होगी। किसी भी तरह का जो पीसफुल प्रोटेस्ट अगर करना है तो वो भी अलाउड नहीं था। उसके बाद है कि जो इंडियंस थे उन्होंने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया इस रोल एक्ट को लेके। ऑल इंडियंस मेंबर्स ऑफ द काउंसिल रिजाइन इन प्रोटेस्ट। सबसे पहले वॉइसरॉय की काउंसिल में जो इंडियंस मेंबर थे ना, उन्होंने रोल एक्ट के प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया। और जो प्रमुख नाम थे वो कौन थे? जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजर उ हक और BN शर्मा। देयर वॉज ए वेव ऑफ एंगर अमोंग इंडियंस पीपल ड्यू टू रोल एक्ट। रोल एक्ट को लेकर आम जो लोग थे उनके मन में गुस्से की जो लहर है ना वो दौड़ गई थी। गांधी जी, आई विल फाइट अगेंस्ट दिस एक्ट इन पीसफुली वे। और गांधी जी ने डिसाइड किया कि भैया इस एक्ट के अगेंस्ट में हम फाइट करेंगे। तो भैया गांधी जी ने पीसफुली जो प्रोटेस्ट है, जो फाइट है, वो करनी स्टार्ट कर दी। मोहनदास करमचंद गांधी स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट रोल एक्ट बिल एंड सेट अप सत्याग्रह सभा 24 फेब 1919 एट बॉम्बे। तो भैया गांधी जी ने 14 फरवरी 1919 में बॉम्बे में सत्याग्रह सभा शुरू की। जगह जगह पर सत्याग्रह जो सभा है वो की गई। उसके बाद शुरू हुआ सत्याग्रह का नेक्स्ट फेज, जब 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ऑर्गेनाइज ए मास प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक एट ऑल इंडिया लेवल इन दी फॉर्म ऑफ सत्याग्रह। तो उसके बाद शुरू हुआ सत्याग्रह का नेक्स्ट जो फेज था 6 अप्रैल को, जो पूरे देश में हड़ताल कर दी गई। सब वैसे ही हो रहा था जैसे गांधी जी ने प्लान किया था। और तभी अमृतसर से न्यूज आई कि पंजाब के जो बड़े लीडर थे, सैफुद्दीन हो गए, डॉक्टर सतपाल हो गए, इनको पुलिस पकड़ ले गई, इनको अरेस्ट कर लिया गया। सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सतपाल बोथ वर डिपोर्टेड इन 9 अप्रैल 1919 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। पीपल स्टार्ट अटैकिंग द सिंबल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। भाई जब ये न्यूज सुनी ना लोगों ने कि भैया जो इनके लीडर थे इनको अरेस्ट कर लिया गया, तो लोगों ने अमृतसर में जो माहौल था वो खराब होना ही था, उसको देर थोड़ी न लगनी थी। लोगों ने ब्रिटिशर्स के जो भी निशान थे उनको भाई जला दिया, पत्थर फेंके उनकी बिल्डिंगों के ऊपर, जो उनके झंडे थे उनको निकाल के फेंक दिया गया बिल्डिंग से, या जहां पे जो भी चीज दिखी उसको हटा दिया। और ऑन 11 अप्रैल मार्शल लॉ वाज क्लैम्प्ड विद जनरल डायर इन कमांड। और भैया 11 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। उसके बाद है भैया 13 अप्रैल जलियांवाला बाग। अब भैया पंजाब की जो जिम्मेदारी थी वो किसके हाथों में थी? जनरल डायर को दे दी गई थी। लेकिन
सब बातों से अनजान 13 अप्रैल को अमृतसर और उसके आसपास के लोग बैसाखी फेस्टिवल पर जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। और भाई जलियांवाला बाग में कम से कम 10-15 हजार लोग इकट्ठे हुए थे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये जब खबर पता चली जनरल डायर को, तो जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को क्या ओपन फायर करने का जो ऑर्डर है वो दे दिया, जिसमें निहत्ते लोग मारे गए। इस मास मैसेकेयर को जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गांधी जी ओवरवेल्म्ड बाय द टोटल एटमॉस्फेयर ऑफ वायलेंस, और गांधी जी के आदेश में फैला हुआ इस वॉयलेंस से बहुत निराश हुए। खासकर जो बंगाल, पंजाब, गुजरात में लोगों ने सत्याग्रह को शांतिपूर्वक ना करके लड़ाई झगड़े किए, इस बात को लेके गांधी जी बहुत निराश हुए। हेंस गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ऑन 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह को वापस ले लिया। रोलेक्ट एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रीडिंग इन द ईयर ऑफ 1922, और इसके 3 साल बाद रिप्रेसिव लॉ कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर साल 1922 में ब्रिटिशर्स ने रोलेक्ट एक्ट को खुद ही वापस ले लिया। तो ये था रोलेक्ट एक्ट का एक बेसिक सा रिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।